डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये आपके लिए नया नहीं है। क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी करंट के बारे में पढ़ चुके हो, वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हो, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हो, और वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देन हीट के बारे में पढ़ चुके हो, हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट, और पावर पढ़ चुके हो आप वहां पर। तो ये सब जो टॉपिक है, इनका जो बेसिक आइडियाज है वो आप क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एक बार आप जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसको जरूर पढ़ें। उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए उनको भी जरूर सॉल्व करें, तो आपको ये जो चैप्टर है वो इजी लगेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फर्स्ट पीडीएफ आपके सामने शेयर कर रखी है मैंने। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है तो उस जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसका जो रेट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पर हम जो फ्लो ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं वो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से करते हैं, पूरे कंडक्टर का नहीं लेते हैं हम, किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने चार्ज फ्लो होते हैं उसे हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द करंट और इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? इसका फार्मूला होगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हमारा होगा इंस्टेंटेनियस करंट। एक्चुअल में ये इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला है। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर हमें करंट निकालना है, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाला चार्ज निकालना है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं डी क्यू बाई डी टी। ओके, अब अगर मान लो कि यूनिफॉर्म हो, अगर फ्लो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक फिक्स रेट से अगर चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो वहां पर हम आई इक्वल टू क्या लिख देंगे? क्यू बाई टी लिख देंगे। ओके, दैट करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। 1 एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकंड भी होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें तो EMU इसकी सीजीएस यूनिट होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक्चुअल में जो डायरेक्ट करंट होता है, करंट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अलोंग द पॉजिटिव चार्ज है। अलोंग द पॉजिटिव चार्ज हम उसको कंसीडर करने वाले हैं। तो ये हम एक मतलब एजम्पशंस ले रखा है, ठीक है, कि करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज फील्ड एंड इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? करंट कौन फ्लो करवाता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन लेते हैं अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डायरेक्शन हम लेते हैं। तो ठीक है, और किसी भी कंडक्टर में जिसमें कि चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, वहां पर उसका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी अलोंग पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, वही डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, तो द नेट चार्ज इन करंट फ्लोइंग कंडक्टर इज जीरो। ओके, नाउ current due to the different situations. First one is current due to the translatory motion of charge. Translatory motion मालूम है कि अगर आप कोई चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा। डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, ये जो डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में एक चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? आई इक्वल टू एन क्यू बाई टी। एन क्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसे? एन क्यू बाई टी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पर यूनिट टाइम। यहाँ पर एक्चुअल में एन ई बाई टी आएगा, गलती से क्यू हो गया है, तो वो एन, या यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही होगी तो यहाँ पर एन ई बाई टी आ जाएगा। ठीक है, या किसी पार्टिकल की बात हो रही होगी तो एन क्यू बाई टी आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इफ एन पार्टिकल हैविंग अ चार्ज क्यू pass through a given area in time t, then I equal to nq by t। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या हो जाएगा? ne by t हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है कब? जब ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज हो। सेकेंड, अगर रोटेटरी मोशन हो रहा हो चार्ज का, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर जब रोटेटरी मोशन होगा तो लेट्स दैट इज वन चार्ज q इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, एक सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, रेडियस r है उसकी, उसकी जो स्पीड है v है, v स्पीड है, एंगुलर और स्पीड ओमेगा और टाइम पीरियड t है। तो इस केस में जो चार्ज होगा वो q बाई टी होगा। तो 1 बाई टी कितना होता है?
फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो QV हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो T होता है वो कितना होता है 2πr/v, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा QV/2πr, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू Q⍵2π। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा व्हेन द चार्ज इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। यहाँ पर हम छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इन अ टाइम 2 सेकेंड, तो इस केस में करंट कितना होगा, इस फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर क्या होगा, I = NQ/T है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो N = 10 हो गया, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹ है चार्ज, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, और टाइम कितना लिया है मैंने यहाँ पर 2 सेकेंड लिया है, तो 2 सेकेंड का टाइम होगा। तो इस केस में जो करंट होगा, मेरा करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 0.8 और 10⁻8 एम्पियर, ये हमारा करंट फ्लो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हुआ यहाँ पर, किसके ऊपर बेस्ड था ये, इस फार्मूला पर बेस्ड था, NQ/T के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा इसका आपसे क्या पूछ सकते हैं, करंट दे दिया जाए आपको और पूछा जाए कि बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो इसमें रिवर्स फार्मूला लग जाएगा। जैसे आपको कहा कि भाई यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग अक्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, नाउ फाइंड द चार्ज, ओके, और फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। तो अब अगर हमें यहाँ पर उसने क्या कहा कि भाई आपके पास तो 2 एम्पियर करंट है, करंट दे दिया उसने कि आपके पास 2 एम्पियर करंट है, ठीक है, और 2 एम्पियर का मतलब कूलम पर सेकंड हो गया यहाँ पर, और उसने कहा कि n निकालो, मुझे n निकाल के बताओ। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, n = कितना हो जाएगा यहाँ पर I/Q, ओके, क्योंकि T = 1 है तो I कितना है यहाँ पर 2 और Q कितना है 1.6 × 10⁻⁹, okay, so that is equal to 6.25 into 10 to the into 2 into 10⁻18। तो ये 1 कूलम ऑफ चार्ज में जो होगा, यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज में हमें मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, 6.25 into 10⁻18 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2, जो हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने देंगे 2 × 6.25 × 10⁻18। तो इस तरीके से एक ही फार्मूला पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, अलग अलग टाइप से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ को हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा और यहाँ पर जो ओम्स लॉ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ओम्स लॉ केवल हमने तो वहां पर केवल पढ़ा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अब ओम्स लॉ की जो बाकी के जो कंसेप्ट है वो भी ओम्स लॉ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। पहले मैं थोड़ा इसको, मेरा जो ड्राइंग इसको बंद कर देता हूँ मैं, ओके। चलिए, तो ओम्स लॉ होता क्या है, तो एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या है, व्हेन दैट potential difference is applied across any resistor, or we can say that when the potential difference is applied across any conductor or any material in which the current is passing, ठीक है, जिसमें से करंट पास हो रहा है वैसे मटेरियल के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब उसमें अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जो वहां पर करंट फ्लो होगा वो किस पर डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पर, यही ओम्स लॉ ने बताया। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा कि जो करंट पासिंग थ्रू द एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, ओके। लेकिन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने ये भी कही कि ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा तो कब होगा, जब लेंथ, टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन, ये जो फिजिकल कंडीशंस है यहाँ पर, ये जो फिजिकल कंडीशंस यहाँ पर, ये फिजिकल कंडीशंस की बात हो रही है, देखो लेंथ, टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन, ये क्या हो, रिमेन सेम, ये सब सेम होगी तभी करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू
the conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. ओके, तो V इक्वल टू IR होगा यहाँ पर, ठीक है। तो R इक्वल टू, R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और दैट इज R इक्वल टू यहाँ पर V बाई I हो जाएगा। ओके, तो अच्छा, और जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम अभी और डिस्कस बाद में करने वाले हैं, रेजिस्टेंस की पूरी प्रॉपर्टीज वगैरह भी। अभी हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होगा? ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओके, इट्स सम सब्सटेंस आर ओबे द ओम्स लॉ और सम आर नॉट ओबे द ओम्स लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम ओमिक सब्सटेंस बोलते हैं, और जो सब्सटेंस इसको नहीं ओबे करते हैं उसको हम नॉन ओमिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे भी, जैसे डायोड होता है, तो डायोड क्या होता है? डायोड एक नॉन ओमिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। डायोड एक नॉन ओमिक सब्सटेंस होता है, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, जबकि जो जितने मेटल्स होते हैं, जितने कंडक्टर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर देखो ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है, तो V और I के बीच में तो जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर V और I का ग्राफ है यहाँ पर, तो जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस को, यहाँ पर R को रिप्रेजेंट करेगा, V अपॉन I, डेल V अपॉन डेल I। ओके, टेन थीटा इक्वल टू V अपॉन I, या हम इसको बोल सकते हैं कि R इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I होगा। इसको हम डेल V बाय डेल I, तो यही तो स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है? डेल Y बाय डेल X, तो डेल V बाय डेल R, ये दैट इज इक्वल टू R। ओके, और ये किसके बराबर है? यही टेन थीटा के बराबर है यहाँ पर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि दो अलग अलग वायर्स हैं, ठीक है, और उनमें से अगर उनके जो स्लोप है वो θ1 θ2 अलग अलग है यहाँ पर, तो इस केस में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे अगर यहाँ पर मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि अगर इसको रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं इस ग्राफ को, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका कि अगर ये ग्राफ में V और I के बीच में बना देता हूँ, V और I के बीच में बना देता हूँ, तो यहाँ पर अब बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि जो R1 होगा वो ग्रेटर देन R2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्लोप यहाँ पर है, स्लोप जो सेकंड का स्लोप जो है वो बड़ा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कब? जब I वर्सेस V हो, लेकिन जब V वर्सेस I होगा तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ये छोटी सी एक बात है जिसको जब एग्जाम में पूछी जाती है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो then device of substance which do not obey the Ohm's law, that is gases, crystal, rectifier, that transistor, all are called the non-ohmic resistance, non-ohmic substances, okay, because they are not obeying the Ohm's law, okay। और यहाँ पर जो Ohm's law के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो देखो अगर डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब कि अगर नॉन लीनियर हो ग्राफ, तो फिर क्या करेंगे हम? वही डेल V अपॉन डेल I करके हम यहाँ पर इसके वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये तो हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I, ये तो हमें मालूम है, लेकिन अब हम एक्चुअली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो जरा देख लें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है? जब कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, जब कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, यहाँ पर इंटरनल प्रॉपर्टी होती है उसकी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, ओके। तो फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R इक्वल टू रो L बाय A। ये कैसे आया हमारे पास? ये डिपेंडेंसी से आया। यहाँ पर जो R होगा वो डिपेंडेंट होगा किस पर? लेंथ ऑफ द वायर पर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर, और नेचर ऑफ द मटेरियल पर, ठीक है। ये क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी और रेजिस्टेंस में देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसमें डिपेंड करता है? लेंथ, फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। So resistance of conductor is directly proportional to its length, R directly proportional to L, then inversely proportional to the area of cross section, R is inversely proportional to A, okay। And third one is temperature of the conductor, जो
कंडक्टर का जो टेम्परेचर होगा उस पर भी ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आर की यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट होगी यहाँ पर देखिए, इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड द ओम। ओम उसकी यूनिट है, ये ओम, ये 10th में पढ़ चुके हो आप लोग, ओम, ठीक है। तो यहाँ पर ओम उसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, ओके। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और कंडक्टर वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस इज लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेजिस्टेंस से होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई टेम्परेचर 0 यहाँ पर डिग्री पर कितना टेम्परेचर है और 0 डिग्री टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर आरटी पर कितना होगा, तो उसमें जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कुछ कुछ आपको याद होगा, थर्मल एक्सपांशन में हम इसी टाइप के कुछ कंसेप्ट 11 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट अप्लाई किया था। तो हम यहाँ पर देखो आर नोट क्या हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री, आर टी क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस, ओके। और अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ओके। तो एक्चुअल में आर टी मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होगा, दो फार्मूले होंगे, एक दो केस होंगे। मतलब फर्स्ट केस क्या होगा, जब टी ग्रेटर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर यहाँ पर टी की वैल्यू 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगी तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, आर आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ओके। लेकिन अगर आर टी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 300 हो डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में हम आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी लगाएंगे। जनरली हम यही फार्मूला यूज करते हैं सीबीएसई में। तो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फार्मूले पर बेस्ड होंगे। ये फार्मूला बहुत रेयर केस में ही आप अप्लाई करोगे, ये वाला फार्मूला। आप यही फार्मूला याद कीजिए, आप आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी ही आप याद कीजिए, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे हम यहाँ इसको रीअरेंज करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट इंटू टी, ये होगा हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो अगर यहाँ पर फ्यूचर फार्मूलेज हैं जो कि आपको समझना चाहिए और इसको डिराइव भी कर सकते हो। आपके अगर R1 R2 दो अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग टेम्परेचर पर दिए हुए हैं हमारे पास, ओके। इफ R1 and R2 आर रेजिस्टेंस एट T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ पर इनके बीच रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1, R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है, ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, ये अल्फा की वैल्यू भी चेंज होती है, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जब T1 से द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एवरेज और द टेम्परेचर रेंज T1 T2, ये एवरेज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर एवरेज जब निकालेंगे तो अल्फा किसके फॉर्म में आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे अल्फा के लिए। और R2 और R1 में रिलेशन क्या बन जाएगा, R2 और R1 में रिलेशन बन जाएगा R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। आप चाहो तो इसको डिराइव करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका वो बता दूंगा, ठीक है। या क्लास में मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं आप ये लोग। अब नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस के बाद जो है वो है रजिस्टिविटी। देखिए रजिस्टिविटी जो है हमारे पास, रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, रजिस्टिविटी निकालते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर हम लेते हैं, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस, जो अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी जो लेंथ हो वो अगर 1 मीटर हो, तो उस केस में जब उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रजिस्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए फार्मूला है हमारे पास, इसमें अगर एल इक्वल टू 1 मीटर पुट कर दिया, इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दिया, तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा, दैट इज द रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, द रजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, ओके। अच्छा यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, ओम मीटर, इसको कैलकुलेट कर लें हम यहाँ पर। डायमेंशन फार्मूला आप याद कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है ना, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है। सब्सटेंस का चेंज होने पर रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। ये
शेप और साइज पर डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे वायर, हम अभी बात की, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंडेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंडेंट, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, दोनों पर डिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर फॉर मेटल्स। ओके, मेटल्स के लिए किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, सेम रेजिस्टेंस की तरह इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, जैसे कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। तो जैसे वहां पर V अपॉन आई था, यहाँ पर I अपॉन V हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ओम हो जाएगी। इसको सीमेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट टॉपिक में यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। फिर जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें इसके आगे का डिस्कशन हम करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे और बाकी कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे।